हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। मैं हूं समीर सर, आपका इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग आज का ये लास्ट पार्ट इंग्लिश रीडर पार्ट 2 यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश रीडर पार्ट 2 का लास्ट पार्ट है 100 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। दोस्तों, पार्ट 4 के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे अंतिम 25 प्रश्न, क्वेश्चन 76 टू 100। दोस्तों, ये आज का वीवीए ऑब्जेक्टिव सेशन का लास्ट वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और फिर जितने भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और प्लेलिस्ट में सारे वीवीए ऑब्जेक्टिव्स को, चाहे वो पनोरमा के हो, पनोरमा के प्रोज के हो, या पोइट्री के हो, या फिर इंग्लिश रीडर के हो, सबको अपलोड कर दिया गया है। तो आप उन वीडियोस को बार बार देखें और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 4। और प्रश्न 76 जो है वो है, मुन्नी आस्क्ड हल्कू हाउ ही कुड हैव डैश पीसफुली व्हेन हिज क्रॉप्स वे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। दोस्तों, पहले चैप्टर से लिया प्रश्न है कि मुन्नी हल्कू से कहा, मुन्नी ने किससे कहा? हल्कू से कहा, वह कैसे डैश कर सकता था शांतिपूर्वक जबकि उसके फसलों को बर्बाद किया जा रहा था, तबाह किया जा रहा था। तो वो क्या कर सकता था? हल्कू क्या कर सकता था? स्लेप्ट, सो सकता था, जंप्ड, कूद सकता था, ईटन, खा सकता था, या ट्रेवल्ड, घूम सकता था। दोस्तों, चूंकि उसके फसल तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, नीलगाय सारे फसलों को तबाह कर देती है, तो इसी बात पर सुबह मुन्नी उसको बोलती है कि वो कैसे सो सकता था शांति से जबकि उसके फसल क्या हो रहे थे? डिस्ट्रॉयड हो रहे थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, स्लेप्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड। ये दोस्तों एलर्जी से लिया गया प्रश्न है। क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड, सांस खींचने के दौरान जो क्लिनिकल यूज होता है किसका, वो बताना है। इज करेंटली गेनिंग ग्राउंड ड्यू टू देयर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। ये दोस्तों ज्वलन के विरोधी जो इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसको गेन करने के लिए किस ग्राउंड पे कौन सी चीज़ काम करती है, तो वो बताना है। तो प्रोटीन्स काम करती है, या स्टेरॉइड्स काम करती है, या एलर्जेंस काम करती है, एंटीबॉडीज। जो दोस्तों एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स को जब हम इनहेल्ड करते हैं तो वो क्लिनिकल तरीके से क्या होती है? करंटली गेन करती है किसको? इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स को, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स को। तो ऑप्शन बी एस्ट्रॉइड्स आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं 78, क्वेश्चन नंबर 78, टू प्रूव दैट द लॉयर हेटेड एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड डैश ही वॉज गोइंग टू गिव अप हिज राइट टू द 2 मिलियन। साबित करने के लिए, क्या साबित करने के लिए लॉयर ने, कि लॉयर दुनिया में सब चीज़ों से हेट करने लगा था, सब चीज़ों से नफरत करता था। तो इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को वैल्यू देने के लिए, ही वॉज गोइंग टू गिव अप हिज राइट टू द 2 मिलियन, उसके जो अधिकार थे 2 मिलियंस का, उसके राइट को वो गिव अप करना चाहता है। लॉयर क्या करना चाहता है? गिव अप, यानी त्याग देना चाहता है। तो ये ऑप्शन सी वैल्यूड आपका करेक्ट आंसर होगा। चूँकि अब सेंटेंस हम लोग देखेंगे, द टू प्रूव दैट द लॉयर हेटेड एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड वैल्यूड, यानी विश्व में दुनिया जिस चीज़ को वैल्यू देती हो उस चीज़ से लॉयर क्या करता था? हेट करता था। तो इस बात को साबित करने के लिए वो जा रहा था त्यागने अपने 2 मिलियन पाने के अधिकार को। तो वैल्यूड आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, मिस्टर गेस्लर शॉप हैड अ सर्टेन डैश डिस्टिंक्शन। जी दोस्तों, मिस्टर गेस्लर का जो दुकान था उसके कुछ खास डैश डिस्टिंक्शन, विशेषताएं थी। वो क्या थी? क्यूट विशेषताएं थी, क्विट विशेषताएं थी, क्वाइट विशेषताएं थी, या क्वाइट विशेषताएं थी। दोस्तों, इन चारों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है, बट मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। तो बात हो रही है गेस्लर के शॉप के डिस्टिंक्शन की। तो क्यूट तो होगा नहीं, क्विट मतलब त्यागना या छोड़ना होता तो ये भी नहीं होगा, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, और क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो कुछ विशेषता थी उसकी दुकान की जो शांत थी, क्वाइट, QUIT। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है 79 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, द प्रिपरेशंस फॉर द पार्टी टू बी हेल्ड एट द हाउस ऑफ सन एंड मून बिगेन इन द। तो जो तैयारी चल रही थी पार्टी की सन एंड मून के घर में, उस घर में जो तैयारी पार्टी की चल रही थी वो कब शुरू होने वाली थी? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, या मिडनाइट में? तो दोस्तों, सन एंड मून घर में जो पार्टी थी वो आफ्टरनून में शुरू होने वाली थी, दोपहर को शुरू होने वाली थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के पहले स्लाइड के 5 प्रश्न। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। Then we go to the next slide. The next slide
contains also 5 questions. The first questions 81 is the daughter in Two Horizons does not wish to dash anymore. दोस्तों टू हॉरिजॉन्स में जो बेटी होती है वो विश नहीं करती है अब अधिक क्या करने का, ड्रीम देखने का या क्राई सीखने का, फाइट लड़ने का या लाफ। दोस्तों डॉटर उस अपने परिवार में अपने ससुराल में काम करके बिल्कुल उदास हो चुकी, निराश हो चुकी, उसको अब कोई इसके लिए सपना देखने का मन उसको नहीं करता, इच्छा नहीं करती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है ड्रीम। तो ड्रीम आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न 82 कह रहा है द नरेटर फाइनली रिलीज्ड दैट ही वाज नॉट डैश इनफ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। नरेटर जो वक्ता है पूर्ण रूप से रिलीज कर देता है, क्या रिलीज करता है कि ही वाज नॉट डैश इनफ। वो कहानी का जो हीरो है, लव डिफाइल्ड का जो हीरो है, वो फाइनली पूर्ण रूप से इस बात को रिलीज करता है कि वह नहीं था इतना इंटेलिजेंट इनफ, काफ़ी इंटेलिजेंट टू बिकम एन, कि वो एक आईएएस ऑफिसर बन सके। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं जो कि जनवरी नाइट से लिया गया है। इसमें मुन्नी कहती है, ऐसा क्यों कहती है बताना है। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग। मैं जो कहती हूँ ना कि टेनेंट फार्मिंग को गिव अप कर दो, छोड़ दो इस टेनेंट फार्मिंग को, इस किराएदार की खेती को। तो मुन्नी ऐसा क्यों कहती है ये बताना है। बिकॉज दे वेर पुअर, क्योंकि वे गरीब थे इसलिए ऐसा कहती है। बिकॉज दे वेर लीजी, वे आलसी थे इसलिए ऐसा कहते हैं। बिकॉज दे वेर फार्मर्स, वे किसान थे इसलिए ऐसा कहते हैं। या क्योंकि द मास्टर वुड सेटन एंड इंसल्ट देम। जी दोस्तों, उस खेत के जो मालिक थे अक्सर उसको धमकी देते थे और उसका इंसल्ट करते थे। इस वजह से तंग आकर मुन्नी कहती है कि इस तरह के टेनेंट फार्मिंग को त्याग कर दो, छोड़ दो। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है सीट्स, मैट्रेस, पैड्स एंड ब्लैंकेट शुड बी वॉश्ड इन डैश इन हॉट वाटर। दोस्तों सीट्स चादरों को बोलते हैं, मैट्रेस गद्दा और ब्लैंकेट्स कंबलों को वॉश किया जाना चाहिए इन हॉट वाटर, गर्म पानी में डैश, कब कब। तो मंथली, महीने में एक बार, डेली, रोज, वीकली, साप्ताहिक या ईयरली, वार्षिक। तो दोस्तों सीट्स मैट्रेस जो भी है, अगर एलर्जी से बचना है तो उसको हमें वीकली कम से कम एक बार हॉट वाटर में क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वीकली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। द प्रिजनर आस्क्ड ओनली फॉर, द बेड से लिया गया प्रश्न है कि प्रिजनर जो कैदी है वो मांगता है क्या, डैश इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट। अब बात हो रही सेकेंड ईयर की। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर में देखा था कि वो लाइट थीम वाली बुक पढ़ता था, लेकिन अब जब सेकेंड ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट होता है, दूसरे साल उसे कैद का होता है, तो अब वह आस्किंग करता है केवल क्लासिक्स चीज़ों की वो मांग करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थे स्लाइड के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है मिस्टर गेस्लर वाज ए ऑब्लिक एन डैश शूमेकर। मिस्टर गेस्लर किस प्रकार के शूमेकर है। डिसऑनेस्ट हैं, केयरलेस हैं, कॉम्पिटेंट है, इनकम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट दक्ष को बोलते दोस्तों, मिस्टर गेस्लर कॉम्पिटेंट शूमेकर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं 87 कह रहा है द आइस पुडिंग वाज इन द शेप ऑफ ए डैश हाउस। दोस्तों आइस पुडिंग बर्फ़ से बना हुआ, बर्फीले बर्फ़ से बना हुआ हलवा को बोलते हैं, पुडिंग हलवा होता है। तो वो किस आकार में बना था, एक कैसा आकार था उसका, घर के आकार का था। तो घर कैसे कर, किस कलर का था ये बताना है शेप। तो रेड था, पिंक था, ब्लू था या ग्रीन था। तो दोस्तों वो पुडिंग आइस जो था वो पिंक कलर का था, उस घर में बना था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। द डॉटर इन द स्टोरी टू हॉरिजॉन्स लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हर मदर एक्सेप्ट। इन टू हॉरिजॉन्स में जो डॉटर है उसने अपनी माँ से सब कुछ सीखा था सिवाय किस चीज़ के। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ के, सेक्रेट ऑफ लाफ्टर के, मंत्र ऑफ लविंग पेन के, हार्डशिप्स ऑफ लविंग लाइफ के। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ था, उसको वो डॉटर वैल्यू नहीं करती थी, महत्व नहीं देती थी। इस चीज़ को छोड़कर उसने बाकी सभी चीज़ों को सीखा था। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। द नेटर वाज फेस्ड विद पैरेंटल ओपोजिशन एंड डैश किन। जो नेटर था लव डिफाइल्ड के, वो फेस किया, उन्होंने सामना किया पैरेंटल ओपोजिशन यानी पारिवारिक विरोध, जो उनके माँ बाप ने विरोध किया था उनके प्रेम को, और डैश किन, बेलिकॉज किन का। दोस्तों आपका सही आंसर होगा बेलिकॉज किन। तो इन दो चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, फेस किया था नेटर ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल क्विज। ये
अंतिम प्रश्न है आपके चैप्टर से जनवरी नाइट से। तो कहानी के अंत में हल्कू है क्या, क्या है, किस अवस्था में हल्कू है? सैड है, कन्फ्यूज्ड है, कंटेंट है या एंग्री है? तो दोस्तों वो संतुष्ट हो जाता है, उसकी फसल खत्म हो जाती है, लेकिन इस बात से वो संतुष्ट है कि अब उसे ठंड में रात गुजारना नहीं पड़ेगा फील्ड में। तो ये थे इस स्लाइड के 5 प्रश्न। अभी भी 10 प्रश्न बाकी है दोस्तों, तो देखते हैं अगले स्लाइड के 5 और 5 10 प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो है आपके सामने, हाउ कैन बी एलर्जिक डिजीज बी ट्रीटेड? तो किस प्रकार से एलर्जिक डिजीज का ट्रीट किया जा सकता है? ऑप्शन है बाय अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जिन, एलर्जिन का अवॉइडेंस करके, बाय टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन को खाकर, या बाय टेकिंग एंटी एलर्जिक डोजेस, क्या एंटी एलर्जिक डोज लेकर, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों हम अगर एलर्जिन का अवॉइड करें जो कि जिससे एलर्जी होती है तो उससे भी इसका इलाज किया जा सकता है, या हम एलर्जिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन लें तो उससे भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द बेट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर? तो बैंकर और लॉयर के बीच जो बेट लगी थी, जो शर्त लगी थी, उसमें कितने अमाउंट की शर्त लगी थी? तो $2000, डॉलर्स में तो था नहीं, रूबल्स की बात होगी यहाँ पे। तो 2 मिलियन रूबल्स, 2000 रूबल्स या 2 बिलियन रूबल्स? दोस्तों 2 मिलियन रूबल्स की बात की गई थी, बेट में शर्त लगी थी अमाउंट की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन 93, मिस्टर गेस्लर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड, वाई? मिस्टर गेस्लर अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल नहीं हो सके, कारण क्या था वो बताना है। ही वॉज अ ट्रू शू मेकर बट नॉट ए ट्रू बिजनेसमैन, वह एक अच्छे शू मेकर तो थे लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ न्यू डेवलपमेंट, वो नए डेवलपमेंट करने के फेवर में पक्षधर नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। ही अवॉइडेड द टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स, वह त्याग करते थे नए नए तकनीकों को अडॉप्ट करने से, अपनाने से। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी। तो दोस्तों ये सारी बातें मिस्टर गेस्लर में थी, दैट्स वाई वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं कर सके। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, द गार्डन पार्टी बुक का नाम है, एंड द फ्लाई ये भी बुक का नाम है, हैव बीन रिटन बाय, ये किस, इन बुक्स को किसने लिखा है? तो ऑप्शन है जेन ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी वर्जीनिया वुल्फ में, ऑप्शन सी कैथरीन मैन्सफील्ड ने, ऑप्शन डी जॉर्ज इलियट ने। दोस्तों इन सारे राइटर्स में से केवल कैथरीन मैन्सफील्ड ही इस बुक में मेंशन की गई है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कैथरीन मैन्सफील्ड। देखते हैं इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, द फीचर्स ऑफ टू लेटर्स आर सिंपल एक्सचेंज ऑफ डैश बिटवीन ए मदर एंड एन एजुकेटेड मिडिल क्लास डॉटर। दोस्तों जो फीचर है, जो विशेषता है उन दो पत्रों की, जिसमें सिंपल एक्सचेंज किया गया, आदान प्रदान किया गया है डैश का, किसका? तो वही बताना है हमें, जो कि पत्र एक माँ और एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली की बेटी के बीच का है। तो क्या था वो? एंगर एंड टीयर्स था वो एक्सचेंज, एंगर एंड टीयर्स का एक्सचेंज हुआ, या सैडनेस एंड इलनेस का एक्सचेंज हुआ, या लव एंड अफेक्शन का एक्सचेंज था, या नन ऑफ दिस? दोस्तों उन पत्रों में माँ बेटी के बीच एक्सचेंज तो हुआ था, वो किसका? प्रेम और स्नेह का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आई होप आपने इस स्लाइड के सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ लिया, ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो देखते हैं आज का इस वीडियो का अंतिम स्लाइड और उसके 5 प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो है, द नरेटर्स डैश इन्वाइटेड हिम टू हर मैरिज, नरेटर की किसने इनवाइट किया उसको अपने शादी में? तो उसकी गर्लफ्रेंड ने इनवाइट किया था अपनी शादी में, या उसकी बहन ने, या उसके कज़न ने, या उसके आंट ने? तो दोस्तों यहाँ पे नरेटर जिसकी शादी पहले हो चुकी थी, तो बाद में उसकी जब गर्लफ्रेंड की शादी होती है तो वो इनवाइट करती है उसे अपने शादी में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, गर्लफ्रेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, किस बात का सजेस्ट किया जाता है एलर्जी से बचने के लिए, त्यागने के लिए? तो पहली जो सेशन है वो है, वियर ऑफ पॉलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास, जब ग्रास हम काट रहे होते हैं, घास की सफाई कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें क्या पहनना चाहिए? पॉलन मास्क पहनना चाहिए, ये पहला सेशन है। दूसरा, स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑन विंडी डेज, घर के अंदर रहे मॉर्निंग में या हवा वाले दिनों में जब ज़्यादा हवा बहती है। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेवल्स, पढ़ें और समझें फूड लेवल्स को, ऑल ऑफ दीज या इनमें सभी। तो दोस्तों
मेनली क्या होगा, एलर्जी को अगर अवॉइड करना है तो हमें पढ़ना होगा और समझना होगा फूड लेबल्स को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, वाई यंग चिल्ड्रेन शुड नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन द पार्टी अरेंज्ड फॉर एडल्ट्स। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये सन एंड मून से लिया गया प्रश्न है। क्यों छोटे बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है ज्वाइन करने के लिए उस पार्टी को जो अरेंज किया था, किसके लिए, अडल्ट के लिए, बड़े लोगों के लिए। ड्यू टू सम अनहेल्दी इन्वायरमेंट, क्योंकि इसलिए नहीं कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, अनहेल्दी होता है, अच्छा वातावरण नहीं होता है। एडल्ट कैन मेक सच एन इन्वायरमेंट विच स्वीट्स देम बट नॉट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नॉट होगा, नीट हो गया है, आप नॉट ही समझेंगे, तो वो नॉट द यंगस्टर्स। तो एडल्ट्स एक ऐसे इन्वायरमेंट को बनाते हैं जो उनको तो सूट करता है उनको, लेकिन वो बच्चों के लिए या छोटे यंगस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। और सी नंबर है, यंगस्टर्स कैन रिसीव सम टॉक्सिक। उन पार्टीज़ में क्या यंगस्टर जो छोटे बच्चे होते हैं वो रिसीव करेंगे कुछ गलत लेसन्स को, पार्ट को, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मेनली जो कारण होता है कि बच्चों को एडल्ट्स की पार्टी में नहीं आने दिया जाता है, ज्वाइन नहीं करने दिया जाता, वो होता है बी, ऑप्शन बी, एडल्ट्स कैन मेक सच एन एनवायरनमेंट। एडल्ट्स अपनी पार्टी में एक ऐसा एनवायरनमेंट डालते हैं जो केवल उनको सूट करता है, यंगस्टर को सूट नहीं करता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, व्हाट डिड द मदर फील, व्हाट डिड द मदर फील आफ्टर गोइंग थ्रू हर डॉटर्स लेटर। मदर को कैसा फील हुआ जब वो अपनी बेटी की पत्र को पढ़ी। तो फेल्ट सौरो, सौरो फील की, फेल्ट एंगर, गुस्सा फील की, फेल्ट वेरी हैप्पी, बहुत खुशी महसूस की, या नन ऑफ द इनमें। दोस्तों चूंकि बेटी का लिखा पत्र है तो माँ जब पढ़ेगी तो उसको ऑब्वियसली हैप्पीनेस ही फील होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, फेल्ट वेरी हैप्पी। और दोस्तों चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न और इस बुक का अंतिम प्रश्न जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव के रूप में है, यानी क्वेश्चन नंबर 100। तो कह रहा है, इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड, अंतिम चैप्टर, अंतिम प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन है। लव डिफाइल्ड चैप्टर में जब कहानी में द नरेटर डैश अप विथ हिज गर्लफ्रेंड, नरेटर कर लेता है क्या अपने गर्लफ्रेंड से, पैज्ड कर लेता है, पैज्ड का मतलब संबंध बना लेना, या ब्रोक तोड़ देता है, इस संबंध को तोड़ देता है, या गेव अप त्याग देता है, या टुक रख लेता है। तो दोस्तों उसका गर्लफ्रेंड से क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, यानी ब्रोक। बी आपका करेक्ट आंसर होगा 100 का। दोस्तों ये थे आज के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश रीडर पार्ट 2 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इस वीडियो को देखें और एज यूजुअल इसका आंसर शीट को स्क्रीनशॉट लेकर और इस वीडियो को प्रैक्टिस करें। आई होप आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। आप प्रोरमा के सारे ऑब्जेक्टिव वीडियोस आप प्रोज के और पोइट्री के और इंग्लिश के कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएंगे। आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। मिलते हैं फिर नए टॉपिक, नए चैप्टर्स के साथ, बने रहेंगे इंग्लिश वाटिका के संग। तब तक के लिए बाय, अलविदा।